दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे अनुरोध किया कि सर आप जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की कविता हथौड़े का गीत इसकी सप्रसंग व्याख्या करा दीजिए। दरअसल ये ऐसी कविता है जिसकी सप्रसंग व्याख्या ना तो आपको YouTube पर उपलब्ध मिलेगी और ना ही गूगल पर मिलेगी। तो मैंने खुद भी स्वयं भी खोज कर देखा, वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो मेरे दोस्तों को शायद इस कविता की सप्रसंग व्याख्या लिखने में कठिनाई आ रही थी। तो लीजिए आज मैं आप सभी के समक्ष केदारनाथ अग्रवाल की कविता हथौड़े का गीत की सप्रसंग व्याख्या या फिर भाव अर्थ को लेकर उपस्थित हूँ। देखिए ये कविता जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कविता जो है वो आम बोलचाल या फिर खड़ी बोली हिंदी में है। इसके एक एक शब्द से आप भी वाकिफ है, आप भी परिचित है। लेकिन कठिनाई तब आती है जब क्योंकि कहीं हम लोगों को इसकी व्याख्या नहीं मिली, तो आप सभी को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो क्या संदेश या फिर क्या किस ओर संकेत कर रहे हैं। तो वैसे कविता को देखने का सभी का अपना अपना नज़रिया है। अगर किसी कविता से मैंने कोई अलग अर्थ निकाला है तो ये हो सकता है कि उसी कविता का आप जब पढ़ेंगे आप कोई अन्य अर्थ निकालें। कहने का मतलब कि पाठक वर्ग अपने हिसाब से भी उस कविता के अर्थ बोध को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको इस कविता की व्याख्या बता रहा हूँ ये भी मुझे कहीं से सामग्री नहीं मिला, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस कविता के अर्थ को ग्रहण करके समझकर आपको इसकी व्याख्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि आज मैं जो आपको इस कविता की व्याख्या या फिर भाव अर्थ बता रहा हूँ वो कुछ और हो और आपने कभी किसी और से कुछ और सुना होगा या फिर भविष्य में सुनेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, सर्वप्रथम ही आपसे ये कह दिया कि कविता को पाठक वर्ग अपने हिसाब से भी ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भले ही थोड़ा बहुत अंतर आपको नज़र आएगा, लेकिन ये बात को आप झुठला नहीं सकते कि ये कविता जो है वो किसानों पर, मजदूरों पर आधारित है। तो ये कविता जो है हथौड़े का गीत, ठीक है। तो ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं से लिया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965। बिना विलंब किए हुए चलिए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कविता के भाव अर्थ को समझने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि ये कविता के जो कवि है वो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और केदारनाथ अग्रवाल की काव्यगत विशेषताओं की आपको खोज है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर ये कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है इट मीन्स कि केदारनाथ अग्रवाल भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो उनको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनसे समीक्षात्मक प्रश्न पूछी जा सकती है और जिस पर सबसे बड़ा प्रश्न बनता है उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो उस पर ऑलरेडी वीडियो है, पहले आप उसको देख लीजिएगा। केदारनाथ अग्रवाल के व्यक्तित्व कृतित्व को समझ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये कविता जो है, कविता का शीर्षक है हथौड़े का गीत, ठीक है। हथौड़ा मतलब हैमर ना, प्रयोग हम लोग अपने काम में करते हैं। तो कविता जो है वो बंधुआ मजदूरों पर आधारित है। अब पहले आप बंधुआ मजदूरों को समझिए कि दरअसल ये बंधुआ मजदूर जो है वो क्या है। तो बंधुआ मजदूर मतलब वे मजदूर जो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूरी करते आए हों। हो सकता है कि उनके पिता ने भी किया हो, उनके दादा ने भी किया हो, वो पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर करते आ रहे हैं। मजदूर क्यों? क्योंकि शायद उनके पूर्वजों ने, उनके पिता ने, उनके परदादा ने या फिर उनके दादा ने किसी साहूकार से उधार लिया था। उस उधार को चुकाने के लिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर करते आ रहे हैं। कहीं कहीं ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता है, लेकिन वो साहूकार, वो पूंजीवादी लोग इनसे एग्रीमेंट करवा लेते हैं और इनको उस पैसे के बदले उनसे मजदूरी करवाते हैं। इसको बेगार मजदूर भी कहा जाता है या फिर गिरमिटिया भी कहा जाता है। गिरमिटिया से फिर थोड़ा सा अंतर यह है कि गिरमिटिया में आप समझ सकते हैं कि जो अंग्रेज लोग यहाँ से जो मजदूर ले जाते थे और अपने वहाँ पर काम करवाते थे उसको गिरमिटिया कहा जाता है। तो ऐसे मजदूरों पर आधारित ये कविता है।
आपको पता ही है कि केदारनाथ अग्रवाल जो थे वो निम्न वर्गीयों के भी महाकवि है, वो किसानों के महाकवि है। उन्होंने किसानों के पीड़ाओं को, मजदूरों के पीड़ाओं को अपनी कविताओं में उभारा है। तो ये कविता को हम बंधुआ मजदूरों पर जोड़कर देखते हैं। सर्वप्रथम कविता का पाठ करते हैं। बहुत छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है हथौड़े का गीत। मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़। मार हथौड़ा कर कर चोट, थोड़े नहीं अनेकों गढ़ ले, फौलादी नरसिंह करोड़। आगे देखिए, मार हथौड़ा कर कर चोट, इस दो पंक्तियों की बार बार आवृत्ति हुई है। लोहे और लहू और पसीने से ही बंधन की दीवारें तोड़। लहू और पसीने से ही बंधन की दीवारें तोड़। अंतिम लाइन देखिएगा, मार हथौड़ा कर कर चोट, दुनिया की जाती ताकत हो, जल्दी छवि से नाता जोड़। तो ये कविता थी। अब इस कविता की सप्रसंग व्याख्या ही करना है आपको, तो संदर्भ में लिखिए। देखिए, कविता की सप्रसंग व्याख्या कैसे लिखी जाती है उसके विधि पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या करने के विधि को जानना बहुत अति अनिवार्य है। तो पहले आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आप लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मतलब फॉलोइंग लाइन्स, प्रस्तुत पंक्तियाँ केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं से लिया गया है, जो हमारे बीए अथवा एमए, ठीक है। अगर ये बीए के सिलेबस में है तो आप लोग बीए लिखिएगा, अगर एमए के सिलेबस में है तो एमए लिखिएगा, क्योंकि हमने अपने टाइम में हमें ये कविता नहीं मिली थी, इसलिए मुझे पता नहीं कि जिस सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है वो बीए का है या फिर एमए का है। तो जो भी हो, वट एवर इट में भी, अगर बीए है तो आप बीए लिखिएगा, अगर एमए है तो एमए लिखिएगा। हमारे बीए या फिर एमए के सत्र को लिखिएगा सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में है, सत्र के पत्र संख्या मतलब पेपर कोड ना, जो पेपर कोड होता है, पत्र संख्या मैंने यहाँ ABC दे दिया है, तो आप जो भी पत्र संख्या हो उसको लिखिएगा, में संकलित है। बस रेफरेंस में, संदर्भ में आपको इतना ही लिखना है। अब प्रसंग लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में केदारनाथ अग्रवाल बंधुआ मजदूरों की प्रथा पर व्यंग करते हुए उनको इस बंधनों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रथा को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रसंग में आप इतना लिख दीजिए, पर्याप्त होगा। अब व्याख्या में आइए। व्याख्या में बड़े ही विस्तार के साथ में हम लोग एक एक पंक्तियों को डिस्क्राइब करेंगे। अब व्याख्या लिखिए। व्याख्या में आप लिखिए कि कवि केदारनाथ अग्रवाल बंधुआ मजदूरों से कहते हैं कि हे मजदूरों, बंधुआ मजदूरी की प्रथा बहुत हुई, अब इस प्रथा पर हथौड़ा मारो, इस पर चोट करो, अर्थात कि इस प्रथा के खिलाफ अब लड़ो, इस प्रथा के खिलाफ अब तुम्हें बोलना होगा, इस प्रथा का विरोध करना होगा तुम्हें, इस प्रथा के खिलाफ तुम्हें अब आवाज़ उठानी होगी। बंधुआ मजदूरी के चक्रव्यूह में तुम पीढ़ी दर पीढ़ी पिसते आ रहे हो, इस चक्रव्यूह में तुम पिसते चले आ रहे हो, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तुम्हारे दादा ने भी किया, तुम्हारे पिता ने भी किया, अब तुम भी कर रहे हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन तुम यही काम करते आ रही हो। जब तुम लोगों ने इस काम को करना शुरू किया था तो तुम काले थे। काले से मतलब आप रंगों से मत लीजिए कि तुम एक साधारण सिंपल से व्यक्ति थे, परंतु इन लोगों ने तुम्हारे उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और आज तुम लोहे से लाल हो गए हो। मतलब कि इन लोगों ने तुम्हारा खून तक चूस लिया है। इसलिए यहाँ कवि ने लिखा है कि लाल हुए काले लोहे को जैसा चाहे वैसा मोड़। तो जब तुम लोगों ने ये कार्य करना शुरू किया था तो तुम बहुत ही सजग, बहुत ही सिंपल थे और तुम्हारी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने तुम्हें काले से लाल कर दिया है। मतलब कि तुम्हारा बहुत अधिक इन लोगों ने प्रयोग कर लिया है, तुम्हारा खून चूसा है, तुम्हारे लहू को चूसा है। और जब तुम अब लाल हो ही गए हो
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि लोहा जब कच्चा होता है, जब काला होता है, तो उसको मोड़ना कठिन है, आप मोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तपती आग में अगर आप लोहा को तपाएंगे और वो तपकर जब लाल हो जाएगा तो मन चाहा आप उसको आकार दे पाएंगे। तो जब तुम लाल हो ही गए हो तो अब अपने आप को तुम आकार दो, अपने आप को मोड़ो। किस ओर मोड़ो? इस प्रथा से बाहर निकलने की ओर मोड़ो, खुद को मोड़ दो। कहने का तात्पर्य कि इस प्रथा का, इस बंधन का त्याग करो और अपनी आंखें खोलो। फिर आगे कभी कहते हैं कि मार हथौड़ा कर कर चोट, थोड़े नहीं अनेकों गढ़ले, फौलादी नरसिंह करोड़। तो ये दो पंक्तियों की बार बार आवृत्ति हुई है कि कवि कह रहे हैं कि अब इस बंधुआ मजदूरी के प्रथा पर प्रहार करो, इस पर हथौड़ा मारो, इस पर चोट करो, मतलब कि इसका विरोध करो। और तुम क्यों? क्योंकि तुम किसी फौलादी नरसिंह से कम नहीं हो, तुम किसी फौलादी नरसिंह से कम नहीं हो। और ये भी मत भूलो कि तुम एक भी नहीं हो, तुम अनेकों की संख्या में हो, तुम करोड़ों की संख्या में हो। मतलब कि बंधुआ मजदूर जो है वो कई है, करोड़ों में है, अनगिनत है। और जब ये सारे अनगिनत मजदूर जो है वो इस पर चोट करेंगे, इस सिस्टम पर, इस प्रथा पर प्रहार करेंगे, तो ये प्रथा को टूटती ही होगी। फिर आगे कवि कहते हैं कि मार हथौड़ा कर कर चोट, लहू और पसीने से ही बंधन की दीवारें तोड़। तो फिर वही बात की दो पंक्तियों की आवृत्ति हुई है कि इस प्रथा पर तुम्हें प्रहार करना है, इस पर हथौड़ा मारना है, इस पर चोट करना है। तात्पर्य कि इसका तुम्हें क्या करना है? विरोध करना है। तुमने अपना लहू और अपना पसीना बहाकर मजदूरी की है, तुम अपना लहू बहाकर, अपना पसीना बहाते हुए इस चक्रव्यूह में, इस प्रथा में, इस व्यवस्था में पिसते चले आ रहे हो। और अब वक्त आ गया है कि अपने उसी लहू और उसी पसीने के ताकत से ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा को, इस बंधन को, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को तुम्हें तोड़ना है। जो पसीना और जो लहू बहाकर तुम जो परिश्रम करते थे, वो पसीने और वो लहू की कीमत कम नहीं है। उसी पसीने को बहाओ, उसी लहू को बहाओ, लेकिन इस प्रथा के बंधनों को, इसके दीवारों को तोड़ो और इस प्रथा से, इस सिस्टम से बाहर निकलो। मतलब कि कवि जो है बंधुआ मजदूरों में क्रांति की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, आक्रोश की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये व्यंग्यात्मक कविता भी है। अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि मार हथौड़ा कर कर चोट, दुनिया की जाति ताकत हो, जल्दी छवि से नाता जोड़। बहुत सुंदर सी पंक्ति है कि कवि कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ मजदूरी, बहुत हुई ये प्रथा, इस पर हथौड़ा मारो, ठीक है, इस पर चोट करो, इस प्रथा को तोड़ो, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। तुम भी जातीय शक्ति हो, मतलब कि तुम भी इस दुनिया से परे नहीं हो। ये जो बंधुआ मजदूर है उनकी भी एक जाति प्रांत है और अपने अस्तित्व को पहचानो। तुम अपने आप को कम मत आंको। तुम भी जिस तरह से बाकी कम्युनिटी है, तुम भी एक कम्युनिटी हो, तुम भी एक जाति प्रांत हो और अपने जातीय शक्ति को पहचानो और अपने अस्तित्व को पहचानो। इस तरह से बंधुआ मजदूरी करते करते तुम अपने अस्तित्व को, अपने पहचान को खो रहे हो। तो जल्द से जल्द अपने जात को पहचानो, अपने जातीय शक्ति को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो और अपने अस्तित्व में वापस आ जाओ। इसका विरोध करो। अब ये बंधुआ जो मजदूरी है वो छोड़ दो, इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। क्योंकि ऐसा है दोस्तों कि बंधुआ मजदूर जो होते हैं उनको ये जो साहूकार लोग फंसाते हैं। मान लीजिए कि उसके दादा ने 50,000 रुपये जो उधार लिए थे, अब उस उधार को चुकाते चुकाते उनकी दादा की पूरी ज़िंदगी चली गई, लेकिन उस 50,000 का ब्याज जो था, इंटरेस्ट रेट जो था, वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। उसके पिता ने भी चुकाया, अब देखा जाए तो पोता भी चुका रहा है। तो मतलब कि ब्याज जो है, इंटरेस्ट रेट जो है कुछ ज़्यादा ही हाई लगाते थे। तो इस तरह से वो उनको मजदूरी करवाते थे। तो दरअसल ये गलत है। तो ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, तुम्हें चूतिया बना रहे हैं। तो क्या करो कि तुम इस प्रथा को
तोड़ो, इस बंधन से अब बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ। तो आशा करता हूं दोस्तों कि कविता जो है वो आपको समझ में आई होगी। अंतिम में हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिया, संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया, व्याख्या लिख लिया। अब विशेष लिखिए। विशेष मतलब कि इस कविता में विशेष क्या है। तो सबसे पहले तो बंधुआ मजदूरों की प्रथा का यथार्थ वर्णन किया गया है इसमें, कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे मजदूरी करवा रहे हैं। दूसरा, ये कविता व्यंग्यात्मक है और आक्रोश की भावना से परिपूर्ण कविता है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कविता में बहुत सारे उपमानों का प्रयोग किया गया है, जैसे हथौड़े के गीत ना, हथौड़े का गीत। तो ये जो हथौड़ा है कौन है? वो बंधुआ मजदूर है। हथौड़ा का गीत ना, बंधुआ मजदूरों का गीत। तो चलिए यही और एक विशेषता, एक विशेष बात हमारे सामने आ गई कि गीत, ये जो कविता है वो दरअसल गीत है, गयात्मक शैली में है, मतलब कि इसे गाया जा सकता है, तो इसलिए ये गयात्मक शैली में है। तो 3-4 बिंदु विशेष लिख दीजिए, तो इतना आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये कविता की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। इसी तरह अगर किसी अन्य कविता की व्याख्या की आपको आवश्यकता है, भाव अर्थ को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके उस कविता का नाम बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उस कविता की व्याख्या आपको बताऊं। दोस्तों अंतिम में आपसे यही गुजारिश है कि अब तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। कुछ पूछना हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो या फिर कुछ अपना सुझाव हो तो कमेंट करें। अपने दोस्तों को वीडियो देखने के बाद शेयर भी अवश्य करें ताकि उनकी भी सहायता हो जाए। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करिए, ताकि अगली बार मैं रिलेटेड हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। और अंतिम में दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मुझको आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे यूट्यूब थैंक्स का ऑप्शन है, आप वहां जाकर सबसे छोटी अमाउंट को आप प्यार के तौर पर मुझे भेंट के तौर पर अवश्य दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।